हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सुमन और आज हम करते हैं बीकॉम का पार्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट, बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल क्या होता है, इसका मेन पर्पस क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या रहेंगे बिजनेस के लिए और इसके कुछ एक नुकसान हैं, लिमिटेशन है वो क्या रहेंगे, वो सब हम आज के इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसको करते हैं शुरू। बजटरी कंट्रोल क्या होता है, एज ए नेम सजेस्ट कि इसमें क्या होगा कि हम अपने जो भी बजट डिसाइड करती है, एक बिजनेस है, एक कंपनी है, वो क्या करते हैं कि कुछ भी आने वाले फ्यूचर को ना कहीं एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। वास्तव फ्यूचर है वो अनसर्टेन होता है, क्योंकि हम उसमें आगे आने वाले टाइम में क्या होगा ये हम नहीं बता सकते। लेकिन क्या होता है ना कि बिजनेस अपने पास्ट के रिकॉर्ड को और करंट पोजीशन को ध्यान में रखते हुए कुछ फ्यूचर का एस्टिमेशन लेके चलता है कि आने वाले टाइम में हम इतना इसमें एक्सपेंड करने वाले हैं या हम इतना अचीव करने वाले हैं। कोई भी चीज़ है अगर वो ऐसा करते हैं कि हम इतना आज खर्चा करेंगे तो ऑब्वियस है कि उसका हम टारगेट लेके चलते हैं कि इतने एक्सपेंसेस के ऊपर हम इतना हमारी अर्निंग हो जाएगी। तो बजटरी कंट्रोल में क्या होता है कि इसमें हम अपना जो प्लान करते हैं, क्या करते हैं, हम एडवांस में प्लान करते हैं। जो भी हमें कोई वर्क करना होता है एडवांस में प्लान किया जाता है कि हम अपने पर्टिकुलर उस वर्क में इतना है वो एक्सपेंड करने वाले हैं, एक्सपेंसेस हैं वो करने वाले हैं और हमारा टारगेट क्या रहेगा ओवरऑल, हम इतने खर्चे के ऊपर इतना अचीव करेंगे। वो हमारा क्या रहता है, टारगेट रहता है कि हम इतना एक्सपेंड करेंगे टोटल। तो हमारा टारगेट की सपोज अगर हमने यहाँ पे लगाया कि हम यहाँ पे 10 लाख का एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, ठीक है, 10 लाख का हम एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, तो इस 10 लाख के ऊपर हमें हमारा जो टारगेट क्या रहेगा कि हमारा मिनिमम 15 लाख का क्या रहे, प्रॉफिट रहे इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से उसको क्या है हम करें। दूसरा क्या होता है बजटरी कंट्रोल में कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है ना उनका हम क्या करें, प्रॉपर यूज करें। और जिससे क्या, प्रॉपर यूज का मतलब क्या होता है, प्रॉपर यूज का मतलब है कि जो भी हमारे पास लिमिटेड चीजें हैं उसका मैक्सिमम यूज करके हम प्रॉफिट को क्या करें, मैक्सिमाइज करें। यानी कि प्रॉफिट हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। जितने भी रिसोर्सेज हैं इस तरीके से हमारे सिस्टम को, हमारे जिसको ऐसे प्लान करते हैं कि इतना इसमें एक्सपेंडिचर करेंगे, इतना इसमें करेंगे, ताकि उन सब चीज़ों को जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट ना हो। वो हमें क्या है प्रॉपरली जितने भी हैं उस सबको हम काम ले सकें, ठीक है, और उनको हम यूज करके कोई चीज़ हमारे पास है उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज करके उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके हम क्या करें, हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। तो ये हमारी मतलब एक तरीके से देखा जाए ना तो बजटरी कंट्रोल क्या है, मैनेजमेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट क्या करता है, डिसीजन लेता है इसी सभी चीजों के बेस पे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि मैं कहाँ एक्सपेंडिचर करूँ, इन्वेस्ट जो भी हमारी पैसा है उसको मैं कहीं इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ, कितना मैं एक्सपेंडिचर करूँ, कितनी अमाउंट में, और इन सब मिला के मुझे प्रॉफिट कितना होगा। इन सब चीज़ों की कहीं ना कहीं स्टडी करने में ये क्या करता है, बजटरी कंट्रोल है वो हेल्प करता है। मुझे कितना बजट आज के डेट में चाहिएगा, इन फ्यूचर मुझे कितना एक्सपेंड करना है, वो सारी की सारी चीजें हैं बजटरी कंट्रोल के थ्रू ही मैनेजमेंट को पता चलती है। तो मैनेजमेंट का हम ओवरऑल कह सकते हैं कि एडवांस में प्लानिंग करते हैं। इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन करें, बजटरी कंट्रोल क्या है, प्लानिंग करते हैं हम सारे उस एक्टिविटीज की एडवांस में, उन फंक्शंस की जो कि हमारे बिजनेस को, जो होल बिजनेस है उसको क्या है कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ताकि हमें हर एक एक्टिविटी का पता होना चाहिए। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, कोई भी बिजनेस है, कोई भी कंपनी है, वो किसी पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट से नहीं बनता। उसके लिए क्या है ना, उसमें वेरियस टाइप के डिपार्टमेंट्स होंगे। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग से होगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग से होगा। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। उन्हीं डिपार्टमेंट्स में क्या है, हम सबका एक डिसीजन लेते हैं कि किसके ऊपर कितना खर्च किया जाए, किस तरीके से किया जाए, और उनके ऊपर थोड़ा कंट्रोल भी रहे कि हमने बजट डिसाइड किया कितना है। तो उस अगर 10 लाख का हमने बजट डिसाइड किया तो उसमें हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारा प्रॉफिट है वो 15 लाख को क्रॉस होना चाहिए, 15 लाख से कम नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, बजटरी कंट्रोल है। इसको प्रिपेयर करने के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, मेन पर्पस क्या है बजटरी कंट्रोल को प्रिपेयर करने का। बजटरी कंट्रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट को बहुत ही हेल्पफुल रहता है। वैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चीजें मैनेजमेंट के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं।
तो ये इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है ना, उनको हम क्या करें, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, या हम कह सकते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन हमारे पास अवेलेबल है हमारे कंपनी में, बिजनेस में, उनका हम इस तरीके से यूज करें कि हमारा प्रॉफिट है वो क्या रहे, मैक्सिमाइज रहे। तो उनका हम प्रॉपर क्या करें, यूटिलाइजेशन करें। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये हेल्प करता है किसमें, डिसीजन मेकिंग में। ये डिसीजन नहीं लेता, अपने आप से कोई डिसीजन नहीं लेता, लेकिन ये क्या करता है, मैनेजमेंट की हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है मैनेजमेंट के डिसीजन में, कि इसमें क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा ब्यौरा लिख लेते हैं, पूरा का पूरा हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, डाटा होता है कि इसमें हम इतना एक्सपेंड करने वाले हैं, इसका टारगेट ओवरऑल इतना रहेगा, इस डिपार्टमेंट में इतना करने वाला है, इस डिपार्टमेंट का इतना है। तो वो क्या है, उन चीज़ों के बेस पे मैनेजमेंट को डिसीजन ले सकते हैं कि मैं फर्दर नए प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्ट करूँ या कितना नहीं करूँ, कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूँ जो मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो वो उन सब चीज़ों के लिए क्या करता है, ये हेल्प करता है, डिसीजन देता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, पूरा ब्यौरा होता है। उसी ब्यौरे के डाटा के बेस के ऊपर ही उस डाटा के बेस के ऊपर ही मैनेजमेंट क्या लेता है, डिसीजन लेता है। नेक्स्ट इसका जो हमारा मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बना के रखना, कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट। जितने भी डिपार्टमेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर, उन सब में क्या करना, कोऑर्डिनेट बना के रखना। कैसे, क्योंकि देखो बजट है ना, वो किसी एक सिंगल डिपार्टमेंट से नहीं चलता, या फिर ऐसा कहें कि एक हेड ऑफिस है उसने बजट तैयार कर दिया और हम कहें कि सबको दे दिया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो मैनेजमेंट है उसको भी हर एक चीज़ की नॉलेज नहीं होती। तो इसमें क्या होगा ना कि जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे तो उन सब में भी कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट है ना वो आपस में इंटररिलेटेड है। कैसे है कि अगर जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो अगर अपना कोई भी टारगेट अचीव करेगा कि मुझे इतना टारगेट अचीव करना है, सपोज मुझे सेल है, वो सेल डिपार्टमेंट ने क्या किया, अपना टारगेट लिया कि मेरे को सेल है ना, अपनी सेल्स को 50 लाख पहुंचाना है, ठीक है। ये सेल्स डिपार्टमेंट अपना ये टारगेट कब पूरा कर पाएगा, जब इसका साथ कौन देगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसका साथ देगा। क्योंकि अगर ये प्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो ये बेचेगा क्या, परचेज डिपार्टमेंट इसका साथ देगा। कैसे, अगर परचेज डिपार्टमेंट इसके रिलेटेड नहीं होगा कि सामान को परचेज ही नहीं करके दे, तो प्रोडक्शन क्या प्रोड्यूस करेगा और सेल्स आगे क्या बेचेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो भी इससे जुड़ा हुआ होगा। कैसे, क्योंकि अगर ये फाइनेंस ही नहीं देंगे बिजनेस में आगे फर्दर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, तो भी नहीं आगे वर्क हो पाएगा, कंटिन्यू चल पाएगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये भी रिलेटेड है, क्योंकि अगर ये प्रॉपर एडवर्टीजमेंट ही नहीं करेगा, इसकी सहायता ही नहीं करेगा, तो सेलिंग डिपार्टमेंट कैसे सेल कर देगा। तो ये सारी चीजें क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी अगर हम लगाएं तो वो डिपार्टमेंट भी आगे फर्दर रिसर्च करे, कौन से एरिया में इसकी डिमांड है, कितनी डिमांड है, किस तरह का प्रोडक्ट हम लेके आए। तो वो सारी चीजें, यानी कि ओवरऑल ये टारगेट को अचीव करने के लिए इन सभी डिपार्टमेंट्स की क्या है, जरूरत है। ये सारे मिलके काम करेंगे तब भी हम इस टारगेट तक पहुंच पाएंगे। तो उसी तरीके से ये सारे डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, आपस में इनको कोऑर्डिनेट बना के रखते हैं, इनको जोड़ के रखता है बजटरी कंट्रोल, कि आप सब अपने अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग जो आपका इंटररिलेटेड चलता है उसके अकॉर्डिंग बजट को प्रिपेयर करके दें, और उसी के हिसाब से क्या एक मास्टर बजट है वो प्रिपेयर किया जाएगा। तो ये क्या करता है, अपने जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब में कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या करता है, डिटर्मिनेट करता है, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि हमारे बिजनेस के अंदर हमें कितनी कैपिटल की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है, वो चीजें हमें पता चलती हैं कि हमारे जो डिपार्टमेंट है उसमें हमें कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्योंकि वो कैसे पता चलेगी, हम बजटरी में अंदर क्या करेंगे, बजट को प्रिपेयर करेंगे कि ओवरऑल हमें इतना बजट चाहिए जो एक्सपेंड करना है। तो उस चीज को ध्यान में रख के आगे फर्दर डेली जो हमारी वर्किंग कैपिटल है उसको हम देखते हैं कि वो पूरा करने के लिए कितनी कैपिटल हमें चाहिए होती है। उन सब चीजों को ध्यान में रख के हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारे कैपिटल की हमें कितनी रिक्वायरमेंट होगी। उसी के बेस पे हम डिसीजन लें कि ऐसा कौन सा सोर्स अपनाएं जिससे कैपिटल है वो एक्सीड हो, कैपिटल का जो लेवल है वो इंक्रीज हो, या हमारे पास अगर कैपिटल बड़ी है, एक्स्ट्रा है, कैपिटल काफी है और हमें जरूरत कम की है, तो जो बाकी रिमेनिंग है उसको किस जगह पे हम यूज करें
जिससे हमारा प्रॉफिट है वो और ज्यादा हो, हमारी कैपिटल बढ़े, हमारे कंपनी बढ़े। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, हम डिसीजन ले सकते हैं। ये क्या करता है, वेस्टेज को क्या करता है, कम करता है, एलिमिनेट वेस्टेज। ये क्या करता है, वेस्टेज को क्या करता है, कम करता है कि जिस जगह पे, जिस जरूरत पे हमें कुछ लेना देना नहीं, जहाँ से हमें इतना इनकम अराइज होगा ही नहीं, हम वहां पे फंड ना लगा के हम इस जगह पे फंड लगाएं जहाँ से हमें डायरेक्टली बेनिफिट मिले। तो उन चीजों में हम यूज करें तो ये वेस्टेज को कम करता है, यानी कि जहाँ पे खर्चा करने की जरूरत नहीं है वहां पे हम एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे। तो इसका एक हमारा ये बेनिफिट रहता है कि उस चीज को हम लेके आए। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कंट्रोल कॉस्ट। सब डिपार्टमेंट्स ने अपने अपने बजट तैयार किए हुए हैं, तो वो सारे ऐसे ट्राई करेंगे कि जितना उसके हमारे मिनिमम कॉस्ट रहे, क्योंकि जो बजट हमने दिया है उससे एक्सीड हम नहीं जाना। हमने कहा है कि हमारे डिपार्टमेंट को 15 लाख की, 20 लाख की जरूरत है, 20 लाख की हमें रिक्वायरमेंट है हमारे इस टारगेट को पूरा करने के लिए। तो हम उसमें जितने भी वेस्टेज होगी वो सारी क्या है कम करने की कोशिश करेंगे, और जितने रिसोर्सेज होंगे हमारे पास अवेलेबल उनको हम क्या करेंगे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, उनका प्रॉपर यूज करेंगे, ताकि हमारे पास जो कॉस्ट है वो कंट्रोल में रहे, एक्सीड ना हो, और हमारे जो मार्केट में प्रॉफिट है मैक्सिमाइज हो। क्योंकि अगर कॉस्ट कम रहेगी तो अल्टीमेट प्राइस इतने हायर नहीं होंगे और मार्केट में क्या रहेगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो उसके लिए भी इसको क्या है, बेनिफिशियल है। अब वेस्टेज कम हो रहा है, कंट्रोल को कॉस्ट कम है, तो प्रॉफिट को भी इंक्रीज करना है, इसका क्या है, तो इंक्रीजेस प्रॉफिट। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा प्रॉफिट को जितना हो सके एज सुन एज जितना एज वेल एज जितना भी हम बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमाइज करें प्रॉफिट को, हम इससे पूरा का पूरा बेनिफिट लें। ये भी हमारा एक क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट वन है इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। कैसे एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, अब देखो यहाँ पे हम पूरा ध्यान लगा ही करते हैं कि कोई भी किस तरह की कोई साथ जुड़े हुए आपस में रिलेटेड हैं, वेस्टेज कम से कम हो, प्रॉपर यूज हो, कॉस्ट हमारी कम में रहे, हमें प्रॉफिट बढ़ाना है। इन सब चीजों को अगर ध्यान में रख के करेंगे तो हम हमारी जो प्रोडक्शन है उसको इस तरीके से करेंगे कि उसका हम जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनमें से हम मैक्सिमम गुड्स को क्या करें, हम प्रोड्यूस करें। तो जिससे हमारी एफिशिएंसी, क्योंकि उसके ऊपर हम क्या पूरा का पूरा फोकस करेंगे कि हम किस तरीके से प्रोडक्शन करें कि इसमें से हमें ज्यादा आउटपुट निकले, तो उसमें हमारी प्रोडक्शन क्या है वो भी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसका तरीका हमारे को और अच्छे से आ जाएगा। तो ये सारे के सारे इसके क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो हमारे जितने रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर यूज करना, ये हमारे डिसीजन लेने में मैनेजमेंट की हेल्प करता है। जितने भी डिपार्टमेंट है सबके सब में कोऑर्डिनेशन बना के रखने में हेल्प करता है। कितनी हमारे कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ये पता लगाना, हमारा बजटरी कंट्रोल से हमें सहायता मिलती है, भी उद्देश्य है। वेस्टेज हमारी कम हो, कॉस्ट भी हमारी कंट्रोल में रहे, प्रॉफिट हमारे बढ़े और एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो। ये सब के सब क्या है, इसके पर्पज है, उद्देश्य हैं इसके बजटरी कंट्रोल के। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है हम वो करने वाले हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस हैं वो मिलती रहें। और किसी बच्चे को कोई टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, जितना जल्दी हो सकेगा उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। नेक्स्ट है इसका प्रिकॉशंस, यानी कि कौन कौन सी हम क्या करें, सावधानियां बरतें इसके अंदर, जिसमें क्या है कि क्योंकि देखो बजटरी का क्या है, जब कोई कंपनी है, बिजनेस है, वो बजट प्रिपेयर करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही लार्ज लेवल पे, चाहे वो डिपार्टमेंट वाइज है कोई प्रिपेयर कर रहा हो, या यूं कह लें कि हम मास्टर बजट में क्या होता है, ओवरऑल जितना भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उन सबके लिए एक प्लान तैयार किया गया है। तो अमाउंट भी बहुत बड़ी होती है, प्लस टाइम भी बहुत होता है, और इसको प्रिपेयर करने में एक्सपेंसेस भी काफी अराइज होते हैं, खर्चा भी होता है। तो इसको बहुत ही ध्यान से हमें प्रिपेयर करना होता है, ताकि इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, जिससे हमारी सारी चीजें हो वेस्ट पे जाए, और जो बजट हमने प्रिपेयर किया है वो सक्सेसफुल ना रहे। तो इसको बहुत ही ध्यान से प्रिपेयर करना होता है, ताकि हमारा जो टारगेट है वो भी अचीव हो और हमारा जो बजट है वो सफल रहे। तो उसके लिए कुछ एक सावधानियां हैं, प्रिकॉशंस हैं। जो कि हमें कुछ एक स्टेप्स हैं जो हमें क्या करने होंगे, फॉलो करने होंगे। सबसे पहला क्या है कि आपकी बिजनेस की कोई भी ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी ऑफ बिजनेस,
सबसे पहला हमारा, जब भी अगर हम अपना जो बजटरी है, जो बजट है, उसको प्रिपेयर करने के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो हमें सबसे पहले चीज ध्यान में क्या रखनी होती है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस है, उसका उद्देश्य क्या है, किस चीज को उसने एक्सीड करना है, क्या पर्पज उसका रहा है, प्लस किस तरह की पॉलिसी आपका बिजनेस इंप्लीमेंट करता है, कौन सी जो रणनीतियां अपनाता है बिजनेस मार्केट में सेल करने के लिए, वो चीजें सबकी सब क्या होनी चाहिए, नीट एंड क्लियर होनी चाहिए, क्लियर हो, पता हो कि हमारा क्या है उसी चीज को, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हमें सेल्स को इंक्रीज करना है तो हम उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे कि हमें कहाँ ज़्यादा स्पेंड करना है, किस तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए, कैसी हमारी रिसर्च होनी चाहिए, या हम यदि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज तो करना होता ही है, प्लस और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम ऐड कर सकते हैं, तो हमारा क्या पर्पज क्या है बिजनेस का और किस तरह की पॉलिसी हम फॉलो करते हैं, ये हमें पहले क्लियर पता होनी चाहिए, ताकि हमारे आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम है वो राइज ना हो, हमारा जो बजट है वो सही से जितना हो सके एक्यूरेट है वो प्रिपेयर हो। दूसरा इसके अंदर क्या होता है, बजट पीरियड। टाइम पीरियड का हम ध्यान में रखें कि हमारा जो बजट पीरियड है, वैसे तो ज़्यादा लंबा ना होना चाहिए, बस एक मीडियम टर्म होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि हम 2-3 महीने का प्रिपेयर करें या 6-7 महीने का, मतलब ईयर टू ईयर, 1-2-3 ईयर तक का, ज़्यादा करके 4 और 5 ईयर तक का ही रखें। ज़्यादा लंबा होता है प्रोसीजर, क्योंकि इतना आगे की फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है, हमें कल का नहीं पता होता क्या हो जाएगा, तो हम आगे आने वाले जो ईयर्स हैं उसका हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो बजट का टाइम पीरियड है वो इस तरीके से रखें, एक सुटेबल टाइम पीरियड हो, ठीक है, जिसके अंदर हम इजीली मेजर कर सकें और उसी के अकॉर्डिंग हम टारगेट सेटअप करें कि हाँ ये टारगेट हमारे इतना अचीव कर सकते हैं और इतने पीरियड हमारे लिए इसके लिए सुटेबल रहेगा, बिजनेस के लिए भी सही रहेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या टाइम पीरियड को रखें। नेक्स्ट होता है बजट कमेटी। एक बजट कमेटी है वो प्रिपेयर करें। बजट कमेटी होगी तो ये कमेटी क्या करती है, एज ए क्या करेगी, सुपरविजन करेगी सभी डिपार्टमेंट्स का, क्योंकि बजट प्रिपेयर होता है ना, तो उसमें सभी डिपार्टमेंट्स के हेड भी होते हैं और वो सारे अपने अपने डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट रखते हैं कि हमें इतना चाहिएगा, हम ये करना चाहते हैं, हमारा ये टारगेट है, हमारा ये है, तो सारे डिपार्टमेंट, वो सब डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करेगी कमेटी, ठीक है, उनको एक लेके चलेगी उसके अंदर, और जो भी डिपार्टमेंट है वो अपना सारा का सारा बिजनेस कमेटी के पास सबमिट करवाएगा। फिर ये कमेटी क्या करे कि उसको एनालाइज करती है, प्रॉपर बजट को होनी चाहिए, मतलब प्रिकॉशंस में यही है कि कमेटी हो, तो वो सारी चीज़ों को एनालाइज करें कि वाकई में जितना भी डिपार्टमेंट्स ने अपनी रिक्वायरमेंट रखी है वो रीजनेबल है या नहीं है, ठीक है, वो उतना उनको मिलना चाहिए कि नहीं, उसको प्रॉपर एनालाइज करना, देन उसके उस डिसीजन लेना कि हाँ ये बजट है वो एक्यूरेट है, इतना पास होना चाहिए या इस तरह का बजट हमें रखना चाहिए, तो ये भी इसके अंदर क्या है, जरूरी है। नेक्स्ट इसमें आता है बजट मैनुअल। बजट क्या होना चाहिए, मैनुअल, यानी कि जितने इसके अंदर सिस्टम हो वो हमारा क्या हो, रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट हो जिसके अंदर क्या है कि कौन पर्सन की क्या ड्यूटीज रहेंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, वो सारी की सारी हमारी जो भी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन पर्सन किसके लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है, किसका क्या वर्क रहेगा, अगर वो रिटर्न फॉर्म में मिलेगा ना, तो फिर कल को कोई अगर हमारा सिस्टम है उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो पर्टिकुलर उसी इंसान से ही हम उसका वही आंसरेबल होगा। अगर किसी एक की ड्यूटी नहीं होगी तो कोई उसका हमको सीरियस भी नहीं लेगा, और क्योंकि पता है कि हम किसी एक को तो ब्लेम कर ही नहीं सकते। अगर किसी एक की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि फर्दर किसी आगे काम करवाना, तो वो पर्सन क्या है, अलर्ट रहेगा और अच्छे से काम करवाए, क्योंकि उसको पता है कि अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो पर्सन, उसी पर्सन को पकड़ा जाएगा, वो ही आंसरेबल होगा उन चीज़ों के लिए। इसलिए वो क्या करता है ना, हर चीज़ को ध्यान में रखता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो क्या होना चाहिए, मैनुअल होना चाहिए, क्योंकि ओरली बोली हुई चीज़ों का कोई प्रूफ नहीं होता कि ठीक है ओरली बोल उसको सीरियस नहीं लेते। अगर रिटर्न में डॉक्यूमेंट हमने एक बुकलेट टाइप हमने दे दिया कि इसके अंदर ये पर्सन है, इसका पर्टिकुलर ये है, तो हमारे पास ऐसी एविडेंस भी रहती है और पर्सन सीरियस भी लेते हैं कि चीज़ें रिटर्न पड़ी हैं और ये वहाँ पे सबको पता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो मैं इस काम को बहुत अच्छे से और सीरियसली परफॉर्म करूँ। तो ये इसका एक पर्पज होता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बजट। इस बजट का जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसका एक पूरा एक स्ट्रक्चर होता है कि कौन पर्सन है वो किसके अंडर काम करेगा, कहाँ कहाँ से हमें चीजें लेके आएंगे, कौन कौन से सिस्टम हम लेके आएंगे। तो इसका जो हमारा पर्टिकुलर है, हम इसका जो चार्ट बनाएं, वैसे तो हम इस तरीके से चार्ट बनाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसका चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले इसमें क्या आता है, चीफ एग्जीक्यूटिव आता है।
जो इसका हेड होता है, ओवरऑल एट लास्ट क्या करते हैं, ये पर्सन पास करता है। देन इसका चीफ एग्जीक्यूटिव के बाद क्या आता है, एक बजट ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही अपॉइंट किया जाएगा, जो सारे काम को, सारे सिस्टम को क्या करेगा, सारा काम है वो इसी के अंडर चलेगा, इसी की देखरेख में चलेगा कि ठीक है ये काम इस तरह से होना चाहिए, ये काम ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सारा काम इसके अंडर होता है। देन होती है बजट कमेटी। बजट कमेटी में क्या होगा, हमने यहाँ पे भी किया था कि सारे डिपार्टमेंट्स उनको क्या करती है, सुपरवाइज करती है। तो ऑब्वियसली इसके बाद क्या होंगे, सब के सब डिपार्टमेंट्स आएंगे बजट कमेटी के बाद। तो बजट कमेटी के अंडर क्या आएंगे, डिपार्टमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला डिपार्टमेंट हम लेते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। प्रोडक्शन बजट, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, प्रोडक्शन से रिलेटेड हम क्या करेंगे, बजट को प्रिपेयर करेंगे कि हमें कितना प्रोडक्शन के लिए चाहिए और कितना हम इसमें लेके आना है। तो इसमें जो पहला हमारा रहेगा वो रहेगा प्रोडक्शन का, कि प्रोडक्शन का कितना होगा। प्रोडक्शन बजट का ध्यान करेंगे कि हमें प्रोडक्शन के लिए, चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए, उत्पादन करने के लिए हमें इतने बजट की रिक्वायरमेंट रहेगी। एंड देन होगा प्लांट यूटिलाइजेशन, जो भी रिसोर्सेज हैं तो उसको यूटिलाइज करने के लिए प्रॉपर हमें इतनी चीजों की और की जरूरत है, तो उसके लिए क्या होगा, बजट है वो प्रिपेयर है वो किया जाएगा। यानी कि जब बजट हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके अंदर आगे अंडर 2 हमारा आता है कि एक तो प्रोडक्शन रिलेटेड बजट तैयार करेंगे, एक जो प्लांट को किस तरह यूटिलाइज करना है, कितना वो प्रॉपर रहेगा, वो भी इनका काम रहेगा। देन आता है सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स बजट। सेल्स बजट है, ये क्या करेंगे, सेलिंग के रिगार्डिंग। पहला तो इनका काम भी क्या होगा, सेल्स के रिगार्डिंग बजट को प्रिपेयर करना, कि सेल्स को, ऐसा नहीं है कि हम कहें कि सेल करने में क्या खर्चा आता है, सेलिंग को, क्योंकि जहां से गुड्स बना है उसको वहां तक ट्रांसपोर्ट करना, फाइनल कंज्यूमर तक, फर्दर उसकी कितनी एडवर्टीजमेंट करेंगे, उसको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, कौन कौन सेल्स के ऑफिसर्स होंगे, कौन कौन से आगे एम्प्लॉयज होंगे, इस तरह से सेलिंग करने में भी बहुत सारे एक्सपेंसेस है वो क्रिएट होते हैं। देन इसी में ही आ जाएगा एडवर्टाइजिंग बजट, उसके लिए कितनी हमें एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, कहाँ कंपनी करेगी, तो वो सारे के सारे डिसीजन जो बजट है उसका सेल्स बजट के अंदर ही प्रिपेयर किया जाता है। देन नेक्स्ट हमारा आता है फाइनेंस बजट। फाइनेंस बजट में क्या देखेंगे हम, फाइनेंस से रिलेटेड, कि उसको फाइनेंस को हमें, क्योंकि कहीं हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, उसको बोरो करने में एक्सपेंसेस राइज होते हैं, बैंक से डील करने में जो खर्चे राइजेस होते हैं, तो उन सारों में हम क्या करते हैं कि जो फाइनेंस बजट है इसका काम क्या होगा, कैश बजट को प्रिपेयर करना, कि कितने कैश की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी, कैसा हमें चाहिएगा, उसका बजट है वो फाइनेंस बजट के द्वारा दिया जाता है। देन हमारा आता है अकाउंट्स बजट, या इसको हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे क्या है, मैनेजर्स हैं, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया, जो कि ये प्रोडक्शन का ये बजट क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो इसको हम मैनेजर भी कह सकते हैं, और बजट तो इसको प्रिपेयर करें तो उसके अकॉर्डिंग हम बजट का भी नाम ले सकते हैं, मैनेजर। तो इस अकाउंट बजट का क्या होगा, उसके अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जितने भी लेन देन होते हैं, उसको ध्यान में रखना, यानी कि हमारी कितनी है इसमें कॉस्ट राइज होगी, तो कॉस्ट बजट है वो कौन प्रिपेयर करेगा, अकाउंट बजट के द्वारा। नेक्स्ट हमारा आता है पर्सोनल बजट, या पर्सोनल मैनेजर कहें। तो ये पर्सनल मैनेजर का काम क्या होगा कि पर्सन्स को क्या करना, देखना, उनको चेकआउट करना कि हमारे कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, उसमें हमें कितना खर्चा जाएगा। तो इनका जो वर्क होगा वो होगा लेबर बजट को प्रिपेयर करना, लेबर को लाने में, उसको आगे पे आउट करने में, वर्क करवाने में, उनको उतनी फैसिलिटी देने में, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे वो पर्सनल मैनेजर के द्वारा देखे जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर कहें या बजट। तो इसके द्वारा ये करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ही बजट की, हमें इसमें टोटल इतना हमें रिक्वायरमेंट है बजट की, हम रिसर्च करने में इतने एक्सपेंसेस है वो क्रिएट होते हैं। तो ये सारे के सारे काम है वो किसके द्वारा, इन्हीं के द्वारा किए जाएंगे।
तो ओवरऑल इसमें क्या है, एक हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है हमने वो भी कंप्लीट कर लिया है। इससे ऊपर होता है चीफ एग्जीक्यूटिव, फिर वो अपॉइंट करता है बजटिंग ऑफिसर को, और वो बजटिंग ऑफिसर है वो एक कमेटी प्रिपेयर करता है। वो कमेटी क्या करते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनको सुपरविजन करती है, उनको कंट्रोल करती है, उन सबसे जो उनके जितने भी मैनेजर होते हैं वो अपना अपना बजट है वो प्रिपेयर करके कमेटी को देते हैं, और कमेटी उसको स्टडी करके प्रॉपर आगे ऑफिसर को देती है। फिर ऑफिसर अपने बेस पे ऑफिसर स्टडी करता है और फिर चीफ एग्जीक्यूटिव उस चीज को क्या करता है, अप्रूव करता है। उसमें सबका क्या होता है कि इन सब की उसमें परमिशन होती है इनका कि हाँ इनकी तरफ से अप्रूव हो चुका होता है, एट लास्ट स्टडी करके उस चीज को फॉलो चीफ एग्जीक्यूटिव द्वारा किया जाता है। अब इसके हम करते हैं कि इस चीज को हम क्यों स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले ले भाई। इसके बाद क्या होता है कि इसको हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, इसके मेन इंपॉर्टेंस क्या है बजटरी कंट्रोल के। बिजनेस के लिए बजटरी कंट्रोल है वो कितना हेल्पफुल है, कैसा है, तो वो उसमें हेल्प करता है। क्योंकि बजटरी जो बजट प्रिपेयर करते हैं बिजनेस में, बिजनेस का सारा काम ही पैसों के लिए होता है, चाहे वो प्रॉफिट अर्न करना हो कैसे हो, तो उसमें इन चीजों को मैनेज रखना, उनको सेटअप करना बहुत ही जरूरी है कि जो हमारे पैसे को पहले किस तरह से यूज करें कि वो पैसा और पैसा कमाए, उससे हमें और इनकम है वो अराइज हो। तो वो है इसका, तो सबसे इसका एडवांटेजेस करते हैं, बेनिफिट कहीं या एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। इसके एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहला क्या है कि इसमें हमारे जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, डेफिनेट जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। क्योंकि जो बजटरी कंट्रोल है ना, ऑब्जेक्टिव अचीव, तो उसमें क्या होता है ना, जो बजटरी कंट्रोल है वो क्या करता है, अकेला मतलब जो मास्टर बजट भी प्रिपेयर करेंगे ना तो सभी डिपार्टमेंट के बेस पे करते हैं, तो सारे डिपार्टमेंट्स के क्लेमनेस होती है कि हमें आखिर ओवरऑल अचीव क्या करना है, तो सब उसी एक चीज को ध्यान में रख के, उसी एक ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के आगे वर्क परफॉर्म करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपना क्या बजट है वो प्रिपेयर करते हैं कि ओवरऑल उसके बाद वर्क भी उसी के अकॉर्डिंग ही किया जाता है कि हमें वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। तो बजटरी कंट्रोल क्या है, उसको ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है कि उनकी और सहायता करता है कि उसी तरीके से सारा का सारा स्ट्रक्चर है वो तैयार किया गया है। देन नेक्स्ट हमारा आता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या करता है, ये कम करता है, यानी कि जो भी हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आती है। तो हम इसमें पहले से हमने बजट को प्रिपेयर कर लिया कि हमारा इतना बजट होना चाहिए, ऐसा बजट होगा, इस तरीके से होगा, तो वो क्या करेगा, हमारे पास ओवरऑल कि इतना ही एक्सपेंड करेंगे, इससे ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे। तो हम उस कॉस्ट को ध्यान में रख के चलेंगे, प्रोडक्शन है वो पूरा एफिशिएंटली करेंगे कि हमारी कॉस्ट है वो हायर हो ही ना, तो हमारी कॉस्ट को भी कम करने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में क्या होगा कि जितने भी डिपार्टमेंट सबको साथ लेके चलता है, ठीक है, जितने भी डिपार्टमेंट है उन सबको साथ लेके चलता है कि हाँ हमारा एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहे, परचेजिंग डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, उन सबके ऊपर बीच में क्या रहता है, कोऑर्डिनेशन रहता है। क्योंकि जो सारे डिपार्टमेंट है उन सबसे ब्यौरा लिया जाता है कि सेलिंग डिपार्टमेंट को कितने की रिक्वायरमेंट है, परचेजिंग डिपार्टमेंट को कितने बजट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उन सबका हमें क्या करते होते हैं, ब्यौरा लिया जाता है, तो वो इसमें कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। देन नेक्स्ट आता है मैक्सिमम प्रॉफिट। ऑब्वियसली सारा काम हम किसके लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए कि हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम से मिनिमम रहे, ठीक है, और हमारा प्रॉफिट है वो क्या रहे, हायर रहे। तो हमारे जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। देन नेक्स्ट हमारा आता है कि जो अनसर्टेनिटी है उसको भी क्या है, ओवरकम करता है। बिल्कुल तो कम नहीं कर सकता, लेकिन क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम लेके चलते हैं कि ऐसा बजट के अंदर ये भी प्रिपेयर किया जाता है कि अगर कोई इसमें अनसर्टेनिटी हो भी जाती है तो उसके लिए हम कौन कौन से हैं टूल्स है वो यूज करेंगे। तो कहीं ना कहीं उस चीज को ध्यान में रख के हम वर्क करते हैं कि अनसर्टेनिटी को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। तो वो चीजें भी इसी के अंदर आती हैं। और नेक्स्ट केस में क्या आता है कि जो वीकनेस है ना उसको भी कम करता है, डिटर्मिनेट करता है, डिटर्मिनेट वीकनेस, ठीक है, यानी कि बिजनेस की जो वीकनेस है, जहां पे हमें लगता है कि
कहीं हम फेल हो रहे हैं, कहीं कोई चीजें आ रही हैं जिसमें हमारा जो ओवरऑल हमने बजट लिया है वो हमारा नहीं प्रॉपर तैयार हो रहा है, तो उस वीकनेस को भी डिटर्मिनेट करने में हमारी हेल्प करता है कि कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से हम अपना टारगेट है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कौन सी हमें प्रॉब्लम्स हैं जो अराइज हो रही हैं, तो वो चीजों को भी हमारी इसमें हेल्प करता है कि कौन कौन सी वीकनेस है ताकि उनको हम क्या कर सके, दूर कर सकें। ठीक है। एंड नेक्स्ट इसमें आता है इफेक्टिव कंट्रोल। जितने भी डिपार्टमेंट्स है उसमें बजट प्रिपेयर कर दिया तो उन चीजों को भी बाद में स्टडी की जाती है कि इसके ऊपर प्रॉपर हमारा क्या रखा जाए, कंट्रोल रखा जाए। ठीक है। उनकी प्रॉपर देखा जाता है कि हमारे इसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं जिस तरह से हमने टारगेट लिया था वो टारगेट इसमें है कि नहीं, ठीक है, वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा, किस तरह से उसको एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसका प्रॉपर क्या उसके ऊपर कंट्रोल है वो रखा जाता है। और जो हमारी जो बिजनेस की प्लानिंग है उसको सक्सेसफुल बनाता है कि जो भी हमने टारगेट लिया, जो भी हमने प्लान लिया है उस प्लान को हम इस तरीके से क्या करेंगे, अचीव करेंगे। तो ये सारे के सारे इसके क्या थे, इसके एडवांटेजेस थे कि एक ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने में हेल्प करता है, कॉस्ट को रिडक्शन करने में हेल्पफुल करता है, जितने भी डिपार्टमेंट्स है उसको कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, जितना हो उसके कॉस्ट कम होगी, कोऑर्डिनेशन से काम चलेंगे तो बिजनेस है वो प्रॉफिट अर्न करेगा। जितनी भी अनसर्टेनिटी है उनको कहीं ना कहीं मेजर करके उसको रिडक्शन करने की कोशिश करता है कि अनसर्टेनिटी को कम किया जा सके ताकि आने वाले टाइम फ्यूचर के अकॉर्डिंग हम डिसीजन अच्छे से ले सके। कोई बिजनेस की वीकनेसेस है उसको फाइंड आउट करना एंड उसको ओवरकम भी करता है। ठीक है। और जो पूरा इफेक्टिव कंट्रोल रखता है और अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इसके जो बेनिफिट्स हैं वहीं इसके कुछ एक आते हैं इसके लिमिटेशंस, कि बजटरी कंट्रोल है इसके कुछ क्या है, लिमिटेशंस भी हैं, यानी कि अगर इतने सारे इसके प्रॉफिट है, इसके फायदे हैं, तो कहीं इसका क्या है, नुकसान भी है। देन इसका नेक्स्ट आता है लिमिटेशन। या डिसएडवांटेजेस हम कह सकते हैं कि इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके लिमिटेशन क्या है। तो सबसे पहले क्या है ना कि एक एस्टिमेशन के ऊपर है ये, जितना भी हम इसमें टारगेट लेते हैं ना तो वो क्या है, बेस्ड ऑन एस्टिमेट, जस्ट एक एस्टिमेशन ही होता है कमेटी के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा कि हम इतना अचीव कर लेंगे, इतना हमारा ओवरऑल लगेगा। क्योंकि एग्जैक्ट तो कोई भी चीज हम करते हैं ना तो करने के बाद ही हमें पता चलता है कि ये काम हमारा ऐसे हो गया है और इतना हो गया है, तो वो करने के बाद ही। लेकिन ये क्या होता है, एस्टिमेशन होता है। अगर आपका एस्टिमेशन है वो एक्यूरेट हो गया, दैट मीन्स क्या है, आपका सक्सेसफुल हो गया। अगर कहीं आपका एस्टिमेशन रॉन्ग हो जाता है, सेटअप नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो सारा का सारा प्लान है वो खराब हो जाता है। तो टोटली क्या है, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि एस्टिमेशन के ऊपर है, एक एस्टिमेशन ही है कि हाँ इतना हो सकता है। नेक्स्ट इसका आता है टाइम इफेक्ट, यानी कि हमने बजट है वो किस तरीके से प्रिपेयर करा है। अगर उसको विद इन द ईयर किया है तो उसकी अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने बजट थोड़ा सा लंबा डिसाइड किया है ना तो टाइम इफेक्ट कब होता है कि उस टाइम हमारा किसी चीज को हमने प्राइजेस को ध्यान में रख के, ठीक है, सपोज कि हमने क्या किया कि आज हमने किसी भी गुड्स के जो प्राइजेस हैं उन सबको ध्यान में रख के बजट प्रिपेयर किया कि वो 10 लाख का है। ठीक है, पर्टिकुलर कोई मशीनरी है वो 1 लाख की रुपीज की आती है, 10 लाख का है। आने वाले के नेक्स्ट जो 5 ईयर्स है तो उसमें प्राइजेस है वो सेम तो नहीं रहेंगे ना उसी के अकॉर्डिंग, और वो काम हमने आने वाले 5 सालों में करना है। तो लास्ट ईयर वो चीजें क्या हो जाएंगे, उसके प्राइजेस क्या हो जाएंगे, हायर हो जाएंगे। तो इसका जो टाइम इफेक्ट है ना, प्राइस की जो इसका जो मनी है उसका भी क्या है, कितना उसका रेट रहा है, कितना उसकी वैल्यू रही है, वो भी देखना। हर जो एसेट्स हैं उनके प्राइजेस अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो इसका जो टाइम इफेक्ट भी इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है कि हमने उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया, और अगर उसमें टाइम इफेक्ट आ जाता है तो हमारा इसमें ज्यादा है, वो जितना हम टारगेट लेते हैं उतना नहीं कर पाते, तो वो भी इसमें क्या प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। और नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि एक्सेसिव कॉस्ट आती है। एक्सेसिव कॉस्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल कैसे आती है, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट है इसको इतनी बड़ी एक प्रोसीजर हम करके आते हैं, एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करेगा, ऑफिसर आता है, कमेटी होती है, सारे डिपार्टमेंट सर्च करते हैं, तो वो सारी चीजें उसके अंदर क्या होता है ना, प्राइजेस हैं वो हायर रहते हैं कि उसकी कॉस्ट है वो ज्यादा, इतना सारा एक्सपेंसेस अराइज होते हैं, स्पेशलिस्ट के ऊपर हमें वर्क करना होता है। और उसके बाद भी क्या होता है ना कि सारे डिपार्टमेंट्स के दिमाग में ये चलता है, जितने भी डिपार्टमेंट है उनके माइंड में ये चलता है कि हमारा जो आने वाले टाइम का टारगेट है कि इसको एक्सीड नहीं करना, तो वो पहले से ही क्या है ना अपना एस्टिमेशन थोड़ा सा हायर लेके चलते हैं कि जितनी अगर उनको सपोज कि 10 लाख की रिक्वायरमेंट है ना तो वो ये कहेंगे कि थोड़ा अगर इसमें एक्सपेंसेस और ज्यादा राइज हो जाए तो वो 12 लाख को लेके चलेंगे कि हमें 12 लाख की क्या है रिक्वायरमेंट है, ताकि हमें प्रॉब्लम ही ना आए। तो इस तरह की कॉस्ट है वो
ज्यादा इसके अंदर अराइजेस होती है हमारे इसमें। नेक्स्ट होता है इंटरनल डिस्प्यूट, यानी कि सारे डिपार्टमेंट्स है ना, उनका इसके अंदर क्या हो, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है कि सबके सब डिपार्टमेंट एग्री है एक पर्टिकुलर वर्क के लिए। तो इसमें क्या होगा कि जो आपस का जो डिस्प्यूट्स हैं, अगर वो किसी चीज के लिए एग्री नहीं होते हैं तो उसका सीधा का सीधा असर किसके ऊपर पड़ेगा, बजटरी कंट्रोल के। हमारे जितना भी बजट है वो प्रॉपर कंट्रोल में नहीं रहेगा, उसकी प्रॉब्लम है वो उसमें अराइज हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या कि जो हमारा बजट है उसको ओपोजिशन भी आ जाता है कि नहीं हमारा बजट इतना होना चाहिए, ऐसा नहीं है, टारगेट ऐसा नहीं करेंगे। तो आपस में इनका जो डिस्प्यूट्स है वो सीधा सीधा से हमारे ओवरऑल सिस्टम के ऊपर पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें आती है, लिमिटेशन के अंदर आती है कि ये हमारा क्या है, बजटरी कंट्रोल है। इसमें ये चीजें हैं कि सबसे पहला क्या है, एस्टिमेशन के ऊपर बेस्ड है कि इतना एस्टिमेशन होना चाहिए। टाइम इफेक्ट का होता है कि इसमें टाइम हमने उसको अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया, नेक्स्ट हमें पूरा करना है तो उसका टाइम इफेक्ट आ जाता है। एक्सेसिव कॉस्ट रहती है क्योंकि सारा सिस्टम प्रोसीजर करने में हमारी कॉस्ट ज्यादा होती है। और हमारा जो इंटरनल डिस्प्यूट है वो भी आपस में अगर डिस्प्यूट हो जाए, सारे एक चीज के ऊपर एग्री ना हो तो भी हमारा सिस्टम है वो सक्सेसफुली नहीं चल पाता। तो इसी के साथ अपना जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम है चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जितना हो सके जल्दी हो सके उसको रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।